गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 8 का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर है और इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर जो है सेकंड चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के एथिक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्राइम्स क्या होते हैं और उसकी सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स से शुरू करते हैं। तो बेसिकली एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि आचरण या अच्छा आचरण। ठीक है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो आपको एक एथिकल पर्सन कहा जाता है। ठीक है, आपकी नैतिकता को वहाँ पर शो करता है। तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड देखते हैं कि कंप्यूटर से एथिक्स का क्या रिलेशन है। वी मस्ट हैव हियर्ड ऑफ डिफरेंट एथिक्स related to the use of computers. Ethics are beliefs and rules. These rules show what is correct and what is wrong. Ethics are important in our day-to-day life also. ठीक है, देखो हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे एथिक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, एथिक्स का मतलब होता है बिलीफ्स एंड रूल्स। ठीक है, नियम और कानून जिनको हम मानते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ विश्वास होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक है, जिनको हम फॉलो करेंगे तो आपको एथिकल यूज़र या एथिकल पर्सन कहा जाता है। दीज रूल, देखो ये जो रूल होते हैं ये दिखाते हैं कि आप कितना सही हो। ठीक है, और ये क्या आप गलत कर रहे हो, है ना। अगर आप उन रूलों का वायलेशन, इनको वायलेट करते हो, उनको उल्लंघन करते हो, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत यानी रॉन्ग वर्क कर रहे हो। अब जो एथिक्स हैं वो हमारी डेली की लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो, ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई एथिकल एक्टिविटी नहीं है, आप सारे काम गलत ही कर रहे हो, तो आपके जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको अपने जीवन में भी एथिक्स का यूज़ या एथिक्स को लाना चाहिए। A person develops a mature sense of ethics over a period of time. Due to this reason, parents, teachers and elders are supposed to exercise some authority over their children. देखो अब क्या होता है कि एक समय के बाद जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें एथिक्स जो होता है वो धीरे धीरे मैच्योर, मतलब उसका मैच्योर सेंस हो जाता है। ठीक है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तो उसकी जो एथिक्स है उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, अब जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो उनको गाइड करते हैं कि आप अपने उनके जो बच्चे होते हैं या उनके जो शिष्य हुए, ठीक है, छोटे भाई बहन हुए, उनको बड़े लोग गाइड करते हैं कि आपको ये एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। उनको कुछ एथिक्स के बारे में समझाते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल फॉर अनएथिकल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, देखो आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेंशन होती रहती है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, तो क्राइम का रेट भी बढ़ता रहता है। ठीक है, अब जो क्राइम बढ़ेगा, अनएथिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टेक्नोलॉजी की स्पीड के रिस्पेक्ट में बढ़ती रहती हैं। Children should be aware of moral and ethical issues and must develop a good sense of social responsibilities. अब देखो जो बच्चे हैं ना, उनको अपनी एथिकल इश्यूज़ यानी कि अपने अंदर जो नैतिकता है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको डेवलप करना चाहिए और एक गुड सेंस यानी कि एक अच्छे विचारों या अच्छे सोच को विकसित करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। There are some people in the society who are disfollowing the rules of society for money or sometimes for fun. Let's discuss some of the main ethical issues in computer world nowadays. देखो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो मज़े के लिए या फिर पैसे के लिए, ठीक है, इन सारे रूल्स को, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे समाज चलता है, उन रूल्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, उन रूल्स को साइड दरकिनार करके वो काम करते हैं, जिससे समाज में कई सारी विकृतियाँ उत्पन्न, या हम बोल सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, सोशल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो समाज में कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, या तो पैसे के लिए, फिर मज़े के लिए, फ़न के लिए। तो हम ऐसी कुछ एथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? एनीथिंग वी ओन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। वी हैव सम राइट्स over our property. It can be protected by law. Similarly, ideas and thinking developed by the mind are also protected by law. देखो अब हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे मान लो चलो आपके पास ज़मीन है, कार है, बिल्डिंग्स हैं आपकी जो आपके नाम पर हैं, ये सब क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, जो कानून होता है, कानून हमारे प्रॉपर्टी को
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो व्यक्ति की सोच है, जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे दिमाग के द्वारा सोचे गए हैं, दिमाग से सोचे गए हैं, वो भी लॉ या कानून के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं जिनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इट इज़ इलीगल टू यूज़ देयर विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और प्रोड्यूसर। देखो, अगर मानकर चलो किसी एक व्यक्ति ने कोई एक आइडिया सोचा और उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, जैसे मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया, फेसबुक का उसने आइडिया लिया, ठीक है। अगर उसके आइडिया को कॉपी करके सेम टू सेम कई सारी कॉपीज बनी हालांकि, ठीक है, लेकिन अगर उसके आइडियाज़ को चुरा कर कोई वो वर्क करता है, ठीक है, तो वो कानून के रूप में उसका उल्लंघन होगा, ठीक है। कई सारी ऐसी आइडियाज़ वगैरह थिंकिंग्स होती हैं जो एक व्यक्ति सुन लेता है या उसके विचारों को या उसके आइडियाज़ को वहाँ से चोरी करके वो, जैसे आपने सुना होगा कि कई सारी मूवीज़ जो होती हैं, ठीक है, मूवीज़ किसी ने सोचा या उसने उसका आइडिया दिया, ठीक है, लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिला, वो किसी और ने उसकी मूवी बना दी, ठीक है ना। फिर जो व्यक्ति है जिसका वो आइडिया था वो उस पर केस कर देता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कानून बनाए गए हैं कि किसी की आइडिया को या किसी की थिंकिंग को वो इस तरीके से बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट्स रिलेटेड टू द लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इटीसी। देखो, अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ों से संबंधित होती है। जैसे साहित्य, जैसे लिटरेचर या साहित्य हो गया, आपने कुछ चीज़ लिख ली, ठीक है ना, हो सकता है आपकी लिखी हुई चीज़ को कोई चोरी कर ले, उसके जैसे आपने लिखा है, ठीक है, उससे अगर सेम टू सेम कॉपी बना ली और आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया तो वो भी एक चोरी है। कोई आपने आर्टिस्टिक वर्क यानी किसी आपने कोई कला का नमूना बनाया, आपने कुछ भी ऐसी चीज़ बनाई, सपोज मूवी बनाई आपने, ठीक है, मूवी बनाए या फिर बोल सकते हैं कोई पेंटिंग वगैरह बनाए, ठीक है, और अगर उसका आइडिया को किसी ने चोरी कर लिया तो वो भी एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, वायलेशन है, ठीक है, वायलेशन है, यानी कि चोरी है, सिंपल भाषा में चोरी बोलेंगे इसको, है ना। तो जैसे इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी यानी कोई खोज वगैरह किसी ने कर ली और उस खोज का यूटिलाइजेशन, मतलब उस खोज को किसी और ने अपना नाम दे दिया, ठीक है, जो इन्वेंशन किसी और ने किया उसको अपना नाम दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है। इसके लिए लॉ बनाए गए हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, नॉवेल्स, आर्टिकल्स इन द मैटर बिलोंग्स टू द अनदर हु राइट्स देम और पब्लिकेशन दैट प्रिंटेड देम, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई सारी किताबें या नॉवेल्स या आर्टिकल छपे होते हैं ना, उनमें जिसने लिखा है या जो पब्लिकेशन जिसने पब्लिश किया उसको, उनके नाम यानी राइटर और पब्लिकेशन का नाम लिखा होता है। इट इज़ ऑल्सो सेम फॉर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एंड आर्ट, etc. Information can be easily downloaded from the internet and used by us, but we cannot use this information by other as our desire without permission। देखो, अब क्या है कि जो चीज़ ऊपर नॉवेल्स, बुक्स वगैरह, आर्टिकल्स के साथ है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के साथ भी यही है। सॉफ्टवेयर, म्यूजिक या आर्ट, जो भी जिसने भी क्रिएट किया है, जिन जिन लोगों की मेहनत लगी है, उन सारे लोगों के वहाँ पर नाम, जो उनको क्रेडिट दिया जाता है, उनके नाम लिखा होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बिना किसी के परमिशन के आप अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसकी या तो परमिशन लेना होगी, ठीक है, अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कॉपीराइट, अब देखो, कॉपीराइट के पास में एक सिंबल है सी, एक सर्कल में एक सिंबल है सी। तो दिस सी सिंबल रिप्रेजेंट्स कॉपीराइट। इट इज़ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स, बुक, मैगजीन्स एंड इवन ऑन वेब पेजेस। द सी सिंबल इज़ यूज्ड वाइडली। अब देखो, यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है, ठीक है, ये कई सारे आइटम यानी कि किताबों में, मैगजीन और जितने भी वेब पेजेस हैं वहाँ पर ये सी सिंबल दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉपीराइट, यानी कि अगर ये किसी व्यक्ति ने या किसी एक पर्सन ने इस चीज़ को क्रिएट किया है, उसको बनाया है, ठीक है, तो उसका कॉपीराइट है, ठीक है। आप इसको विदाउट परमिशन यूज़ नहीं कर सकते। इस सिंबल का यूज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दिस सिंबल यूजुअली कम्स बिफोर अ स्टेटमेंट, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। This symbol shows that the material and information are copyrighted and is the property of owner. It is against the rules to use them without the permission of the owner। ठीक है, अगर तो ये जो सिंबल है ये कोई भी स्टेटमेंट के पहले आता है, ठीक है। मान लो कोई पब्लिशमेंट जिसने पब्लिश किया है, ठीक है, उसके आगे ये सिंबल लगा दे, ये सिंबल लगा हुआ है, यानी कोई भी स्टेटमेंट के पहले अगर किसी को कॉपीराइट का, आपको कॉपीराइट जिसके पास है उसके आगे ये सिंबल लगा होता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ये जो
आर्ट बना किसी ने बनाया, ये जो बुक किसी ने लिखी है, ठीक है, इसका ऑनर जो है उसके पास इसका कॉपीराइट है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप इसका यूज़ उसकी परमिशन, उस जो ऑनर है उसकी परमिशन के बिना करते हैं तो ये नियम कानूनों के खिलाफ होता है, नियम कानूनों के खिलाफ होता है। द क्रिएटिव इन्वेंशन ऑफ द पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, फॉर दिस रीज़न सच आइटम्स आर कॉपीराइटेड, ठीक है। अब देखो, अगर कोई क्रिएटिव इन्वेंशन है, किसी ने ऐसा इन्वेंशन किया है, ठीक है, अपने दिमाग से, ठीक है, तो उसको लॉ के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कॉपीराइटेड का जो सिस्टम है वो लाया गया है, ठीक है। इसलिए किसी भी आइटम को कॉपीराइटेड कर दिया जाता है। इफ सम मटेरियल इज डाउनलोडेड वी मस्ट एक्नॉलेज द ऑथर सिंसियरली, दिस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। मॉरलिटी कैन बी शोड यूजिंग रेफरेंसेस। देखो, अगर मानकर चलो आपने कोई मटेरियल डाउनलोड किया, ठीक है, तो हमको ये एक्सेप्ट करना होगा ईमानदारी से कि वो किसी और का है, ठीक है, और ये कॉपीराइटेड है, क्या है, कॉपीराइटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस का मतलब है उसके क्रेडिट देना होगा, ठीक है, कि ये जो मटेरियल हमने लिया है, इसका यूज़ किया है, ठीक है, ये जिसका इन्वेंशन है, जिसने इसको क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, ठीक है, उसका नाम वहाँ पर देना होगा, उसको क्रेडिट देना होगा। ये कहलाता है रेफरेंसिंग, उसको रेफरेंस देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मॉरलिटी शोज होती है। अगर आपने किसी का रेफरेंस दिया, आपने उसको क्रेडिट दिया, तो आपकी मॉरलिटी यानी आपकी जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक वैल्यू है, ठीक है, वो वहाँ पर दिखती हैं। अब आती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी की होती है। देखो, पायरेसी का यहाँ पर मेन जो मतलब होता है, उसका मतलब है चोरी, सॉफ्टवेयर की चोरी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी हार्मफुल ट्रेंड। देखो, मानकर चलो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। आपने एक दुकान से एक सीडी ली, उसको इंस्टॉल किया, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अनऑथोराइज साइट से अपन ने मान लो डाउनलोड कर लिया उसको, ठीक है, तो ये इलीगल होता है। इलीगल यानी कानून के खिलाफ होता है, ठीक है, और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नकली कॉपीज़ बना लेते हैं सीडीज़ की, जो सॉफ्टवेयर की नकली कॉपीज़ बना ली, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। तो जो सॉफ्टवेयर, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। It hurts everyone from producers to sellers and software users. Economy is badly affected by the software piracy. It leads to job issues, job losses and revenue losses to the software company. अब देखो क्या होता है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, तो कई सारे लोगों को कई सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही नुकसान होता है। जिसने जो प्रोड्यूस किया है, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया वो, या फिर जो सेलर वगैरह हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो सारे लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये नकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, इनसे इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड होती है, ठीक है। अब आप नकली सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, कई सारे उसमें वायरसेस होते हैं, कई सारी ऐसी अनऑथराइज्ड सिस्टम होता है कि यानी कि देखो, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, मानकर चलो कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, वो अपनी मेहनत से, कई सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी मेहनत से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी सॉफ्टवेयर को आपने एक कॉपी बना ली, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उनको फिर कौन खरीदेगा, ठीक है, और वो नहीं, अगर वो नहीं बिकेंगी तो लोग, जो पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके रेवेन्यू पर खासा असर पड़ेगा, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह उन पर असर पड़ेगा, कई सारे लोगों की जॉब जा सकती है, हाँ, उनकी जो अर्निंग है वो कम हो सकती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इवन द पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन इलीगली कॉपीड इज़ ऑल्सो अ पायरेसी, ठीक है। तो हमें जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मानकर अब देखो, जो सॉफ्टवेयर, अगर मान लो किसी ने उसकी सॉफ्टवेयर पर कब्जे कर लिया, ठीक है, उसकी कॉपी पर, ठीक है, इलीगली, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, कब्जा ही होता है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी की कॉपी पर अपन ने कब्जा कर लिया है ना। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरेसी आर मेंशन एंड डिस्क्राइब बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर कई टाइप्स की पायरेसी के बारे में दिया गया है। फर्स्ट है एंड यूज़र पायरेसी। अब ये एंड यूज़र पायरेसी की होती है। आर सॉफ्टवेयर आर लाइसेंस व्हेन समवन कॉपीज सॉफ्टवेयर विदाउट ही एप्रोप्रिएट लाइसेंस फॉर ईच कॉपी, इट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र पायरेसी, ठीक है।
देखो हर एक सॉफ्टवेयर के पास अपना एक लाइसेंस होता है। तभी आप सॉफ्टवेयर परचेज करोगे तो आपको उसके संग एक लाइसेंस मिलेगा, और लाइसेंस में उसकी वैलिडिटी लिखी हुई कि ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, ठीक है। अगर उस सॉफ्टवेयर की कोई कॉपी बना लेता है, ठीक है, उस लाइसेंस के बिना, उस कॉपी को उसके लाइसेंस के बिना उसको उसकी कॉपीज़, कई सारी कॉपीज़ बना लेता है, तो ये एंड यूज़र पायरेसी कहलाता है। इट इंक्लूड्स बोथ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है कि आपने उस चीज़ को कॉपी भी कर ली और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं एंड यूज़र पायरेसी में। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट पायरेसी। इंटरनेट पायरेसी क्या होता है? वी कैन डाउनलोड वेरियस अनऑथराइज सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। डाउनलोडिंग ऑफ अनऑथराइज कॉपीज़ फॉल्स अंडर इंटरनेट पायरेसी। अब आपने देखा होगा कि कई सारे लोग इंटरनेट से ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं जो ऑथराइज ही नहीं है। ठीक है, और कई कई बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑथराइज किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा उसको ऑथराइज किया जाता है, यानी कि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसको इंटरनेट पर अवेलेबल कर दिया कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कीमत देकर, ठीक है, कुछ कीमत जो भी हुई उन्होंने उसकी रेट फिक्स की हुई, उसके द्वारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथराइजेशन से उसको परचेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अनऑथराइज यानी कि बिना ऐसी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे सॉफ्टवेयर कंपनी इसको ऑथराइजेशन ही नहीं दिया, यानी इलीगल तरीके से उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंटरनेट पायरेसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी ये होता है, सम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन देयर कंप्यूटर एंड सेल देम to the user. This is lawful process, but when a computer manufacturer takes one copy of a particular software and illegally install it on more than one computer, it performs pre-installed software piracy. देखो अब क्या होता है, कई सारी कंपनी ऐसी हुई है, कुछ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और उनको यूज़र को भेज दिया जाता है। ठीक है, ये कानून के मुताबिक ठीक है, लेकिन कई सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ऐसे भी होते हैं कि वो एक किसी सॉफ्टवेयर की, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की एक कॉपी उन्होंने बना ली, ठीक है, और उसको इलीगली उसने इंस्टॉल किया। ठीक है, एक या कई सारे कंप्यूटरों में, ठीक है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर में उसको इलीगली इंस्टॉल कर दिया। इसको बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, अब अपन देखते हैं काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या होता है? It is the procedure of developing and distributing illegal copies for software packages that reproduce developers package। ठीक है, मान कर चलो आपने किसी एक इलीगल कॉपीज़ को डेवलप किया, सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज़ को डेवलप किया और उसको बांट दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, ये काउंटर फिटिंग कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, जो डेवलपर्स पैकेज होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि दोबारा उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, किसी डेवलपर्स पैकेज को पीपल मेक डुप्लीकेट CDs ऑफ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंड सेल देम एट लो प्राइस। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर लोग कि ओरिजिनल जो CD होती है ना, उसकी डुप्लीकेट ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट CD जो उसकी कॉपीज़ बना ली जाती हैं, उसको कम कीमत पर बेच दी जाती हैं। द इलीगल कॉपीज़ रिजेंबल द ओरिजिनल कॉपी। जो इलीगल कॉपीज़ होती हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम लगती हैं ओरिजिनल कॉपी के। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी। जो ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी क्या होता है? This takes several forms, such as selling of software that is never authorized for resale by a third party। अब देखो इसमें क्या है, देखो मान लो कि एक कंपनी ने किसी को सॉफ्टवेयर बेचा, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेचा, अब अगर उसने किसी तीसरे बंदे ने जो इसमें बीच में उसी सॉफ्टवेयर को किसी और को बेच दिया, सेम सॉफ्टवेयर को, है ना, ठीक है, तो वो उसको बेच नहीं सकता क्योंकि वो कभी ऑथराइज, यानी उस पर वो परमिशन ही नहीं है, वो उसके पास पावर नहीं है। ठीक है, समटाइम्स ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ लीगल फॉर्म्स एंड कंडीशन टू फुल यूज़र। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको ऑनलाइन बेचा जाता है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं कि ये एक लाइसेंस फॉर्म है, ठीक है, और उनको ऐसा फॉर्म बनाते हैं कि उनको ओरिजिनल लगता है वो, कि ये लीगली इसमें जितने भी नियम कानून है वो सब सही है। ठीक है, ऐसा करके वो जो यूज़र होते हैं, जो खरीद रहा होता है, उसको बेवकूफ़ बना दें। वी मस्ट नॉट यूज चीप इलीगल कॉपीज़
विच आर ईजिली अवेलेबल इवन दो द प्राइस ऑफ सॉफ्टवेयर इज समटाइम्स टू हाई। ठीक है, अब देखो अगर वो जो बेच रहे हैं, ठीक है, कभी कभी सॉफ्टवेयर की जो कीमत है कम भी करते हैं, कभी कभी इसको ज़्यादा या फिर उसके बराबर ही रखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे किसी भी इलीगल सॉफ्टवेयर या ऐसे चीप कॉपीज़ को नहीं खरीदना चाहिए, है ना, जो आसानी से मिल जाए। ठीक है, इट मे लुक अट्रैक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर सम टाइम बट सडनली इट विल लीड टू डिस्टर्बेंस एज मोस्ट पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैव सम लिमिटेशन। ठीक है, अब देखो ये जो पायरेटेड या कॉपीड इलीगल कॉपीज होती हैं, ये आपको बेनिफिशियल तो लगती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही डिस्टर्बेंस यानी कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ठीक है, आपको कई नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, वो नुकसान कैसे पहुंचाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द पायरेटेड सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लिमिटेशन दी गई हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। लिमिटेशन बोल लो या इनकी कमियाँ बोल लो। ठीक है, जैसे फर्स्ट है क्वालिटी। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑफन डज नॉट हैव एलिमेंट्स लाइक वारंटी क्लेम्स और अपडेट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वहाँ पर एक तो वारंटी क्लेम नहीं होता, जो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी उन्होंने फॉर्म बनाया है, ठीक है, लाइसेंस का, ठीक है, उसमें उन्होंने वारंटी अगर 1 साल की दे रखी है, 2 साल की दे रखी है, लेकिन जब आपको कोई ऐसी टाइम आएगा कि आपको वारंटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर वारंटी आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो फर्जी था, है ना। ऐसे ही वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नहीं आता। आपने देखा होगा कई सारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर वगैरह में जैसे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करती है, उसका अपडेट ऑप्शन ऑनलाइन आ जाता है, इंटरनेट पर आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें अपडेट ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि वो तो फर्जी। नेक्स्ट है आपका वायरस। ठीक है, अब देखो कोई पायरेटेड जो सीडी या सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसमें कई सारे वायरसेस होते हैं, वो कैसे हार्मफुल करते हैं आपको। सम पीपल में सप्लाई हार्मफुल वायरस विथ काउंटरफिट सीडीज दिस में डैमेज आर हार्ड डिस्क एंड रूइन आर वैल्यूएबल डेटा। देखो और जितनी भी जो काउंटरफिट सीडीज या कॉपी सीडीज वगैरह होती हैं उसमें कई सारे लोग हार्मफुल वायरसेस को भर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसका जितना भी डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, या तो उसको ख़राब कर देगा, ठीक है ना, या फिर उसको हैकिंग के ज़रिए उसको, आपने हैकिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, उसको हैकिंग के ज़रिए उसकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा। ठीक है, तो ये सब वायरसेस का काम ऐसे करते हैं वो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स वायरसेस में डैमेज कंपनी रिसोर्सेज। जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि कंपनी का जितना भी रिसोर्स है उसको डैमेज कर देते हैं। पीपल ऑफन इंस्टॉल मेलिशियस प्रोग्राम विद द पायरेटेड कॉपीज एंड सेल देम टू अस। ठीक है, अब जो लोग होते हैं वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर लेते हैं पायरेटेड कॉपीज़ के जो कि हानिकारक होते हैं, ठीक है, हार्मफुल होते हैं, और वो लोगों को बेच देते हैं। सो इट इज़ आर ड्यूटी ऑफ एवरीवन हु यूजेज सॉफ्टवेयर टू शो मॉरलिटी एंड स्टॉप यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी इसको यूज़ कर रहा है, जो यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, वो हमेशा सही जगह से उस सॉफ्टवेयर को खरीदे, यानी कि चीप या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें। हमेशा उसके फैक्ट की जांच कर लेना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड है या नहीं, ठीक है, उसकी हर एक क्वालिटी को जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की प्राइवेसी क्या होती है, हैकिंग क्रैकिंग क्या होता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है। थैंक यू।